नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं सैमा खान। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी। 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 2 चरणों में होंगे। बिहार में पहले चरण के लिए 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 विधानसभा क्षेत्रों में होंगे मतदान। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि चुनाव के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक मतदान केंद्र महिलाओं या दिव्यांगजनों द्वारा संचालित किया जाए। एनडीए सीट शेयरिंग पर बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जिस सीट पर हम जीत दर्ज नहीं कर पाए थे, उसके उम्मीदवार के चयन हेतु पैनल तैयार करने का काम हमने कर लिया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि गठबंधन दल के सीट शेयरिंग का जो मामला है, उसकी घोषणा 1 या 2 दिन में हो जाएगी और इसके बाद हम केंद्रीय चुनाव समिति के पास अपनी सूची सौंपेंगे, जहां से उम्मीदवारों की घोषणा होगी। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग के बीच भाजपा और चिराग पासवान के बीच सीटों की संख्या पर बातचीत पक्की नहीं हुई है और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान 35 सीट मांग रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने राजद नेता तेजस्वी यादव की घोषणा को चुनावी स्टंट बताया है। अशोक चौधरी ने कहा है कि नौकरी की बदौलत तेजस्वी सनसनी फैलाना चाहते हैं। आरजेडी नेता शक्ति सिंह ने तेजस्वी यादव की चुनावी घोषणा पर कहा है कि तेजस्वी यादव का प्रण है कि जो परिवार बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार देंगे। इंडी गठबंधन में भी सीट बंटवारे के पेच अभी भी फंसे हुए हैं। डिप्टी सीएम पद को लेकर मुकेश साहनी के अड़ियल रुख ने समीकरण बिगाड़ दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के पूसा कैंपस से पीएम धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारे कामों की तुलना पिछली सरकारों के कामकाज से नहीं बल्कि वैश्विक मानदंडों पर होगी। लद्दाख में अब पूरी तरह से सामान्य स्थिति बहाल हो चुकी है और सभी तरह के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। इंटरनेट सेवाओं की बहाली समेत स्कूल और कॉलेज सुचारू रूप से चल रहे हैं। गुरुवार को मुख्य सचिव डॉक्टर पवन कोतवाल ने लद्दाख के लेह में पिछले महीने की 24 तारीख को हुई घटना को लेकर शांति बैठक की थी और इस बैठक में लेह में मची अफरा तफरी और उसके बाद की स्थिति पर चर्चा की गई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर कहा है कि ये दिन मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और खुली बातचीत को प्रोत्साहित करने का अवसर देता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में पवित्र सिख तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आज दोपहर बाद 2 बजे शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में दैनिक जागरण द्वारा आयोजित घुसपैठ, जनसांख्यिकी, परिवर्तन और लोकतंत्र विषय पर व्याख्यान देंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के समय पहचान के लिए 12 वैकल्पिक फोटो आईडी की सूची जारी की है और अब मतदाता वोटर कार्ड न होने पर भी आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट दिखाकर वोट डाल सकेंगे। चुनाव में महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष सहायता की व्यवस्था की गई है। पाकिस्तान को मिसाइल बेचने की खबरों का अमेरिका ने खंडन किया है। अमेरिकी युद्ध विभाग के साथ भारत में अमेरिकी दूतावास ने भी इस मामले पर स्पष्टीकरण जारी किया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से उनकी मुलाकात हुई और इस दौरान अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और विदेश मंत्री जयशंकर प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता हुई। ये अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के बाद से ये भारत की उनकी पहली मंत्री स्तरीय यात्रा है। अफगानिस्तान में हाल ही में आए भूकंप के दौरान भारत ने चाबहार के रास्ते कुनार प्रांत में राहत सामग्री भी भेजी थी।
भारतीय डाक विभाग के 150 से ज्यादा वर्षों की भूमिका को सम्मानित करने वाला दिन आज। डाक सेवाएं आज के डिजिटल युग में भी लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। नई दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 जारी है। 8 अक्टूबर को पीएम ने आईएमसी 2025 का किया था उद्घाटन। विचाराधीन कैदियों को चुनावों में वोट देने की अनुमति की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बारबाडोस में 68वें राष्ट्रमंडल सम्मेलन की आम सभा को राष्ट्रमंडल एक वैश्विक साझेदार विषय पर करेंगे संबोधित। 12 अक्टूबर को राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का होगा समापन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आज दक्षिण अफ्रीका के कांगजुलू नटाल प्रांत में आयोजित G20 ऊर्जा परिवर्तन मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। देश भर में आज करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है। ये व्रत विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक्स पर बताया है कि बिहार की अंतिम मतदाता सूची की खामियों को दूर करने के लिए सभी 38 जिलों में अभी तक कोई भी अपील नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अपना रुख साफ करने के लिए 4 हफ्तों का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कफ सिरप से बच्चों की मौत के आरोप की जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इंकार किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में कुछ स्थानों पर अगले 5 से 6 दिनों के दौरान भारी वर्षा के साथ ही वर्षा की गतिविधि में वृद्धि होने की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक भागों और माहे में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 अक्टूबर को ओडिशा में तथा आज असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में वर्षा के आसार हैं। 15 अक्टूबर तक देश के अधिक हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सबसे कम न्यूनतम तापमान रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिडनी स्थित रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के एक प्रमुख बेस HMAS कुत्ताबुल का किया दौरा। उन्होंने फ्लीट बेस ईस्ट का जल दौरा किया और ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक अभियानों और समुद्री तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के सहायक रक्षा मंत्री पीटर खरील के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि कोर कमेटी की बैठक में हमने 2026 के चुनाव के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा की है और उन्हें अपनाया, जो आज दूसरे दिन भी जारी है। बैठक के बाद बैठक में लिए गए निर्णयों को प्रस्तुत करेंगे। भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में SIR की वजह से बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम हटाया जाना, इसलिए ममता बनर्जी डरी हुई हैं। भाजपा IT सेल के प्रमुख पश्चिम बंगाल में भाजपा के सह प्रभारी अमित मालवीय ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस अब केवल अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के वोटों पर निर्भर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिडनी स्थित रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के एक प्रमुख बेस हमास कुत्ताबुल का दौरा किया। उन्होंने फ्लीट बेस ईस्ट का जल दौरा किया और ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक अभियानों और समुद्री तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। भाजपा सांसद मनोज तिग्गा ने कहा है कि उत्तर बंगाल में बाढ़ से हुई 9 मौतों के बाद मृतकों के परिवारों से मिलने जा रहे दल पर रोहिंग्या घुसपैठियों ने किया हमला। दोषियों को बचाने की कोशिश जारी है और इसीलिए भाजपा ने कोलकाता और सिलीगुड़ी में बड़े धरने का ऐलान किया है। भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा है कि बिहार में SIR के बाद फर्जी वोटरों के नाम हटाने से ममता बनर्जी डर गई हैं और सबसे ज्यादा फर्जी मतदाता यहां हैं और इस बार इसके चुनाव जीतने के कोई उम्मीद नहीं है और जनता को भ्रमित करने के लिए NRC की बात कर रही हैं। भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा कि SIR नहीं होगा तो वोट नहीं होगा।
बंगाल के लोग चाहते हैं कि जो लोग बाहर से आ गए हैं और हमारे हक ले रहे हैं, उन्हें बाहर निकालो। तेजस्वी की नौकरी घोषणा पर गिरिराज सिंह ने तंज किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि पिताजी ने नौकरी के बदले जमीन लिखवाई थी, अब बेटा क्या करेगा, 15 साल में क्या किया और कौन सी नौकरी दी और कहां दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैमरा में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में वोंग ने ऑस्ट्रेलियाई समाज में भारतीय प्रवासियों के महत्वपूर्ण योगदान की प्रशंसा की और इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद उनके दृष्टिकोण और मूल्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यहाँ बुलेटिन में हम रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100, खबरें तेज रफ्तार। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पगला भारी गांव में गुरुवार शाम को एक मकान में धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक धमाके के कारणों का पता लगाने के लिए हर पहलू से जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में फोरेंसिक टीम ने किचन में गैस या कुकर फटने की आशंका जताई है। हालांकि अभी तक किसी भी विस्फोटक सामग्री की पुष्टि नहीं हुई है। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। बेहतर जीवन के लिए मानसिक स्वास्थ्य का विशेष महत्व है। तनाव कम होने से संबंध को लेकर समस्या के कारण बनता रहता है। सुप्रीम कोर्ट में आज जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के मामलों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में भारत 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक करण अडानी ने कहा है कि भारत क्लीनर और सस्टेनेबल भविष्य की ओर बढ़ रहा है और गुजरात देश के ऊर्जा परिवर्तन में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। भारत में खपत में वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में तेज सुधार देखने को मिल सकता है और इस वजह से जीएसटी में कटौती, ब्याज दरों में कमी और टैक्स सुधार है। मजबूत घरेलू मांग और इन्वेस्टर सेंटीमेंट से भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में तेजी से बढ़ा है। HSBC इंडिया ने भारत के इनोवेशन बैंकिंग को लॉन्च किया और इसके जरिए बैंक कारोबारियों को उनके व्यापारों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन उत्तर गुजरात का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गुजरात सेमीकंडक्टर, आधुनिक लॉजिस्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में भारत की विकास यात्रा का आधार स्तंभ बन रहा है। भारतीय शेयर बाजार हरे निशान के साथ खुले। सेंसेक्स 227 अंक या 0.28% की तेजी के साथ 82,399 और निफ्टी 63 अंक या 0.25% की मजबूती के साथ 25,245 पर था। उद्योग के अनुमानों के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में भारत का स्मार्टफोन निर्यात $13.4 अरब तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 59% की वृद्धि दर्शाता है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने के अनुसार 2024 में $4.3 अरब मूल्य का भारतीय सेटकॉम बाजार 2023 तक 3 गुना बढ़कर $14.8 अरब होने की उम्मीद है, जो इस क्षेत्र की आर्थिक और रणनीतिक क्षमता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार लगभग 125 गीगावाट सौर क्षमता के साथ भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक है।
फोनपे ने अपने नेक्स्ट जेन स्मार्ट स्पीकर फोनपे स्मार्ट पॉड पेश किया है, जिसमें मर्चेंट्स और ग्राहकों की बदलती पेमेंट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। केंद्र सरकार की दो प्रमुख सेवानिवृत्त बचत योजनाओं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के प्रबंध अधीन परिसंपत्तियां संयुक्त रूप से 16 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई हैं। सरकार द्वारा पीएलआई योजना में संशोधन किया गया है और जिससे कपड़ा क्षेत्र में निवेश बढ़ने, नई परियोजना इकाइयों का स्थापना को प्रोत्साहित करने और आवेदन प्रक्रिया आसान बनाई गई है। ग्रुप सेगमेंट में जीवन बीमा कर्ताओं के कारोबार में बेहतरीन वृद्धि के कारण सितंबर 2025 में उद्योग का न्यू बिजनेस प्रीमियम सालाना आधार पर 14.81% बढ़कर 40,206.7 करोड़ रुपए हो गया है। नई दिल्ली में 27 से 30 अक्टूबर तक आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र। यह आयोजन वैश्विक समुदाय को सहयोग को बढ़ाने और एक उज्जवल और टिकाऊ भविष्य के लिए सौर ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाने के लिए एक साथ लाएगा। भारत में कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की मात्रा चालू वित्त वर्ष में 2 से 4% बढ़ने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष आयात उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं, भू राजनीतिक व्यवधानों और उच्च आधार के बीच 9% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई थी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 10 दिवसीय स्वदेशी मेले का उद्घाटन किया गया। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने स्थानीय उत्पादों की प्रशंसा की। डीजीसीए ने पायलट ट्रेनिंग से जुड़ी कथित चूक के मामले में इंडिगो पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। दूरसंचार विभाग ने ESTIC 2025 के लिए डिजिटल संचार थीम लॉन्च की है। 5G में अग्रणी से 6G में परिवर्तक बनाने का भारत का मार्ग प्रशस्त किया। संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर ने अंतर्राष्ट्रीय AI शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के नवाचार केवल प्रौद्योगिकी के लिए नहीं है, प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा शांति समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है कि अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर बधाई दी। पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की। पीएम ने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप की गाजा शांति योजना के तहत हुई प्रगति पर बधाई देने के लिए मैंने अपने मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व में बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने के अपने प्रशासन की भूमिका की सराहना की। राष्ट्रपति ट्रंप ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि इजराइल हमास संघर्ष में बंधक बनाए गए लोगों को सोमवार या मंगलवार तक रिहा कर दिया जाएगा। गाजा शांति समझौते पर मिस्र में हस्ताक्षर होंगे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की संभावना है। फिलीपींस के मिंडानाओ क्षेत्र में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया है। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र 58 किलोमीटर की गहराई पर था। अमेरिका गाजा में स्थिरता लाने के प्रयासों के तहत इजराइल में 200 सैनिक भेजेगा। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि ये सैनिक गाजा में नहीं जाएंगे, बल्कि इजराइल में रहकर ही सहायता कार्यों में समन्वय करेंगे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड इसके लिए एक टास्क फोर्स सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाएगा, जिसका उद्देश्य गाजा में मानवीय और सुरक्षा सहायता पहुंचाने में मदद करना होगा। पेरू के दक्षिणी पूनो क्षेत्र के जुलियाका में प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को राष्ट्रपति पद के पूर्व उम्मीदवार फिलिप बर्टर्स पर अंडे, पत्थर और अन्य वस्तुएं फेंकी, जिसके कारण पुलिस को उन्हें हेलमेट पहनाना पड़ा और स्थानीय रेडियो स्टेशन से बाहर निकालना पड़ा। दक्षिण पूर्वी स्पेन के मर्सिया क्षेत्र में भारी बारिश के कारण एक कार पानी में फंस गई और अधिकारियों ने शुक्रवार के लिए तूफान की चेतावनी जारी की है। स्पेन में राज्य मौसम विज्ञान एजेंसी ने तूफान एलिस के कारण अत्यधिक वर्षा के खतरे के कारण मर्सिया और वेलेंसियन
समुदाय में शुक्रवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और कई शहरों में कक्षाएं और सामुदायिक केंद्रों में गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज से दिल्ली में। भारत ने जीता टॉस और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 1-0 से आगे चल रही टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर है। मैच से पहले कप्तान शुभमन गिल का बयान, बोले कि टीम मैनेजमेंट तेज गेंदबाजों को सही से मैनेज करना चाहती है और युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहती है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया है। भारतीय टीम की प्रतियोगिता में पहली हार है। और दक्षिण अफ्रीका के लिए 8वें नंबर पर आई नडिन डिल कर्ट्स ने 54 गेंदों में नाबाद 84 रन बनाते हुए अपनी टीम को 7 गेंद शेष रहते जीत दिला दी। भारत की ओर से ऋचा घोष ने 94 रन की शानदार पारी खेली। भारतीय टीम अब अपने अगले मुकाबले में रविवार को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में आज बांग्लादेश के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती होगी। न्यूजीलैंड को प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत की तलाश है। मुंबई बनाम महाराष्ट्र रणजी मैच के दौरान पृथ्वी शॉ ने अपने खराब बर्ताव के लिए मुशीर खान से माफी मांगी है। पृथ्वी शॉ मुंबई की टीम को छोड़ इस बार महाराष्ट्र की ओर से खेलते दिखाई दिए हैं। बीडब्ल्यूएफ विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 टीम इंडिया ने रचा इतिहास। क्वार्टर फाइनल में कोरिया को हराकर पहला मिश्रित टीम पदक पक्का किया। हरियाणा स्पोर्ट्स के पूर्व महानिदेशक जगदीप सिंह ने हाल ही में खत्म हुई विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप को बेहद सफल बनाया माना है। उन्होंने उनके मुताबिक इस आयोजन से देश में पैरा खिलाड़ियों को एक नई पहचान दी है। भारतीय टीम ने एशिया कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीदें रखी बरकरार। सिंगापुर के खिलाफ मैच खेला 1-1 से ड्रॉ रहा। भारत के लिए रहीम अली ने बराबरी का गोल दागा और दोनों ही टीमों के बीच दूसरे चरण का मैच 14 अक्टूबर को गोवा के मडगांव में खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स के बीच हुए दोस्ताना मुकाबले में इंग्लैंड ने मारी बाजी, वेल्स को 3-0 से हराया। इंग्लैंड के लिए रॉजर्स, बुकायो साका और वॉटकिंस ने किए गोल। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने शंघाई मास्टर्स के सेमीफाइनल में बनाई जगह। क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के खिलाड़ी जिजोउ बर्गर्स को 6-3, 7-5 से हराया। बेलारूस की आयरन सबलेंका ने वुहान ओपन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। अंतिम 16 के मैच में ल्यूडिल मिला सैमसोनोवा को 6-3, 6-2 से शिकस्त दी। पोलैंड की ईगा स्वातनिक ने भी जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। स्विट्जरलैंड के बेलिंडा बेंचिच को 7-6, 6-4 से हराया। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।